Assalamualaikum. Dear students, as you all know, the school were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10 January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continued through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. Students, as you all know, this is our science book. Open a book at page number 72. इससे पहले हम अपने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम. जो रिएक्शंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है. फिजिकल चेंज कोई भी वो चेंज जो हम फिजिकली देख सकें, पहली बात. और दूसरा ये कि जो जो चीज़ हमने उस चेंजेस करी हैं लेकिन फिर भी वो देखने में वही चीज़ है, हमें पता है कि ये यही चीज़ है. जैसे अगर हम एक मेटल को क्रश करेंगे, मेटल कैन को क्रश करेंगे, मतलब उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, उस पर दबाव डाल के, उसे प्रेशर डाल के उसको ख़राब कर देंगे, लेकिन फिर भी स्टिल एक कैन ही रहेगा, क्योंकि फिजिकली हम देख सकते हैं वो कैन ही है एक. हम उसके वो किसी मॉलिक्यूल से बना हुआ, स्टील के या मेटल के किसी मॉलिक्यूल से बना हुआ, हमने मॉलिक्यूल को चेंज नहीं किया, हमने उसकी शेप को बदल दिया. इसी तरह से जब आइस जो होती है, बर्फ़, वो जब पिघल जाती है तो उसमें एनर्जी लगती है. क्या लगती है? हीट एनर्जी लगती है, क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वाटर से एक सॉलिड वाटर में तब्दील होती है आइस. फिर अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में आ जाती है, वापस वाटर में आ जाता है. तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स तब्दील नहीं हुए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाटर के वही H2O ही रहा, लेकिन क्या हुआ? फिजिकली वो चेंज हुआ थोड़ा सा. तो क्या ही हुआ? ये फिजिकल चेंज होता है. इसी तरह से केमिकल चेंज जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें मॉलिक्यूल्स तब्दील हो जाते हैं. जैसे अगर हम मिसाल लें तो हमारे जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, और सल्फ़र, अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे और जो है उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो आयरन सल्फाइड में तब्दील हो जाएगा. तो क्या हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स तब्दील हो गए. आयरन और सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स बने, वो एक नया मॉलिक्यूल बन गया. क्या है वो मॉलिक्यूल? आयरन सल्फाइड. तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है कि केमिकल रिएक्शन में उसके मॉलिक्यूल्स तब्दील हो जाते हैं, फिर वापस अपनी दूसरी फॉर्म, वापस उसी फॉर्म में नहीं जा सकता. हालांकि फिजिकल चेंजेस में हम केन को वापस अपनी फॉर्म में ला सकते हैं, मेल्टेड आइस को हम वापस जो है सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में ला सकते हैं. केमिकल चेंज में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि हम उसको वापस उसकी अपनी वापस फॉर्म में ले आएँ. इसी तरह से जो टोस्ट होते हैं, जो ब्रेड होता है, जब उसको हम हीट प्रोवाइड करके उसको जो है हम टोस्ट की फॉर्म में ले आते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स तब्दील हो जाए, अब हम वापस नहीं ले आ सकते उसको ब्रेड की शेप में. जैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में जो है हमारा डिफरेंस है, हमारे पास नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. एनर्जी इज नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, एनर्जी ना हम प्रोवाइड करते हैं ना ही हम उससे एनर्जी लेते हैं, जहाँ हमें मिलती है एनर्जी. इट कैन बी रिवर्स. इस चीज़ प्रोसेसेस को, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वापस उसी कंडीशंस में, उसी पोजीशन में उसको ला सकते हैं जैसी वो पहली थी. इसी तरह से केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं. एनर्जी इज ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, या तो एनर्जी उसको दी जाती है या तो एनर्जी उससे बाहर आती है. इट इज़ यूजली वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स. बहुत ही कम चेंज, बताया ना, कुछ चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स हो सके. केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में हम जो है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसको हम सिंपली एक इक्वेशन के ज़रिए हम उसको दिखा सकते हैं. जैसे आयरन और हमने सल्फ़र को जब हमने एक साथ हीट प्रोवाइड की, उसको मिक्स किया, तो क्या बना? आयरन सल्फाइड, जो हमारे राइट हैंड साइड पर दिख रहा है हमें. जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मॉलिक्यूल जो है हम यूज़ करते हैं सबसे पहले, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई नई चीज़ बनाने के लिए. और जो प्रोडक्ट हमें बन के मिलती है जो राइट हैंड साइड पे है हमारी, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. तो क्या हुआ? जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं थिंग्स या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. और जो हमें बन के हासिल हो रही थी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. इसी तरह से जो हमारी सेकंड वे है जिससे हम शो कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, वो है एटम्स के ज़रिए. जैसे आप देख सकते हैं आयरन एटम्स है और सल्फर एटम है.
जब हम कंबाइन किया और हीट प्रोवाइड की तो क्या बन गया ये आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जिनको हीट की ज़रूरत होती है अपने प्रोसेस को, अपने रिएक्शन को अंजाम देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हीट की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि वो हीट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो इन दोनों रिएक्शंस के ख़ास किस्म के नाम हैं। तो उनको क्या कहते हैं, वो रिएक्शंस जो स्टार्ट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए केमिकल रिएक्शन को हीट की ज़रूरत होती है और हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के ज़रिए, वो क्या कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शंस जो हीट नहीं रखते अपने पास, जिनको हम हीट प्रोवाइड नहीं करते बल्कि वो हमें हीट दे रहे होते हैं प्रोडक्ट में, तो वो क्या कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सिंथेसिस। अच्छा, हमारे जो अभी हमने पढ़ा है आयरन और सल्फाइड, जब हमने हीट प्रोवाइड की तो सल्फाइड आयरन सल्फाइड बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं कम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। और ये होता क्यों है, जब हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करते हैं कि नई चीज़ बनती है तो उसे हम सिंथेसिस या कम्बिनेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बन जाएगा, क्योंकि जो भी हम चीज़ बर्न करते हैं जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का हमेशा एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो क्या हुआ, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पेज है हमारा। अब इस पेज पे हम जो पढ़ेंगे, जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हम सिंथेसिस कर रहे हैं किसी चीज़ों का, दो कंपोनेंट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बन रहा है हमें, वो एग्जांपल यहाँ पे एक और है हमारे पास। जो रस्टिंग होती है, जंग लगना जो होता है वो कैसे होता है, हमारे जो एयर होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन जाहिर बात है मौजूद होती है, और जो आयरन होता है, जब ये ऑक्सीजन और आयरन मिक्स होता है आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम जंग कहते हैं। तो ये भी एग्जांपल है हमारे सिंथेसिस की कम्बिनेशन की, जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। डिकम्पोजिशन क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकल का, एलिमेंट का, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना एक या एक से ज़्यादा अलग कंपाउंड्स में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल का सबसे पहले मीनिंग समझें। थर्मल जहाँ भी आएगा वो समझ लें कि वहाँ हीट की बात होने वाली है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको हम डिकम्पोज करना चाह रहे हैं उसको हम हीट देंगे, जब वो डिकम्पोज होगा मतलब वो टूटेगा फिर, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हम कॉपर कार्बोनेट लिया, वो एक पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का, उसे हमने हीट प्रोवाइड करी एक कैंडल के जरिए या फिर एक फ्लेम के जरिए। जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो कॉपर ऑक्साइड बना, जो एक हमारे पास यहाँ पर ब्लैक पाउडर दिख रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये दो चीज़ों में ब्रेक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो होती है गैस होती है, तो वो हमें दिख नहीं सकती, वो जो है हवा में फ़ौरन मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। कॉपर ऑक्साइड हमें यहाँ दिख रहा है, तो देख ही सकते हैं आप, कॉपर कार्बोनेट जो है ब्रेक हुआ दो चीज़ों में। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो हम लाइम स्टोन्स को हीट करते हैं क्या बनाने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम बनाने के लिए, और उसी में हमें क्या हासिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हासिल हो जाती है। देखिए, जैसे जब हम फर्ज करें एक लाइम बनाना है हमें कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम जो लाइम स्टोन है उसको हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगी। तो क्या हुआ, लाइम स्टोन एक चीज़ थी, हमें उसको लाइम बना, हमें लाइम चाहिए था तो हमने उसको ब्रेक किया दो चीज़ों में, तो हमें लाइम मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम की नहीं थी, तो हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब रास्ता तय करेगी, उस रास्ते को हम, उस चलने को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ रिएक्शंस में हमारे पास जब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को पुश करके अपनी जगह तब्दील कर ले, मतलब उसको पुश करके अपनी जगह वहाँ आ जाए वो, तो उस चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस एग्जांपल है, जब हम आयरन नेल, एक आयरन की जो कील होती है, उसको हम ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे जिसमें कॉपर सल्फेट होगा, तो क्या होगा, जो आयरन जो लगा हुआ है उस पर, आयरन नेल पे, कील पे, वो निकल जाएगा बाहर, धक्का देगा कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट आ जाएगा उसकी जगह पे। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए रिएक्शन देख सकते हैं, आयरन की नेल थी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने डिप किया, अब कॉपर अलग हो गया और आयरन और सल्फेट आपस में मिल गया, ये कॉपर उसने धक्का दे दिया, वो नेल पे आके लग गया,
और आयरन और सल्फेट आपस में मिक्स हो गए, रिएक्शन बन गया है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, कंबस्शन। कंबस्शन होता क्या है, कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड बर्न होगा। जैसे हम फर्स्ट करें फ्यूल, जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, सीएनजी होती है और मीथेन वगैरह होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। और उस रिएक्शन को, उस चीज़ को हम कंबस्शन कहते हैं। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। हीट किसके ज़रिए, हमें गर्माहट मिलती है, और जब वो चीज़ जलती है, बर्न होता है, तो हमें लाइट भी मिलती है हमें। फ्यूल जैसे कि कोल होता है, लकड़ी होती है, ऑयल होता है, मीथेन होता है, नेचुरल गैस जो होती है अच्छी तरह जलती है, और ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है, अमाउंट इनकी, वो हम कार्स में, व्हीकल्स में, शिप्स में और एरोप्लेन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक बर्निंग एजेंट है, जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को रन कर सकते हैं। ये चीज़ें फ्यूज़ वगैरह ज़्यादा अच्छे बर्न क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें दो एलिमेंट्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। कंपेरेटिवली इनको हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जब ये बर्न हो रहे होते हैं तो ये एलिमेंट्स जो है ना कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए। क्योंकि जब ये बर्न होते हैं ना, तो जैसे ये फौरन में आग लगती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिलीज कर देता है फौरन अपने पास से। तो इस चीज़ को हम एक इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर का नाम है ये क्या है, सिंपल केमिकल रिएक्शंस है ना। तो हमें रिएक्शन में इक्वेशंस बनानी होती है, इक्वेशंस। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, फ्यूल किसकी प्रेजेंस में जला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला। उसने क्या प्रोवाइड किया, हमें वाटर प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड की, और क्या प्रोवाइड किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की। ये हीट हमें मिली, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई एयर में, और हमें क्या मिला, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें मिले। वट हैपन्स व्हेन अ कैंडल बर्न्स, क्या होता है जब कैंडल बर्न होती है, जलती है, कैसे जलती है। कैंडल जो है एक चीज से बनी हुई होती है, इसको हम कहते हैं पैराफिन वैक्स। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। जब जो है हम उसको बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, विक होता है। विक क्या होता है, कोई भी फाइबर का बंडल जो है थोड़ा ट्विस्ट हुआ हुआ उस तरह की जो होता है, जैसे आपने कैंडल्स में देखा होगा, तो उसको हम बर्न करते हैं। जब वैक्स मेल्ट होता जाता है, फिर वो विक आहिस्ता आहिस्ता बर्न होती जाती है। इस डायग्राम में ये एक्सपेरिमेंट में ये शो करा रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तब ये फायर बर्न करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन की मौजूदगी खत्म हो जाएगी, फौरन क्या होगा, फायर बुझ जाएगी फौरन, आग जो होगी वो फौरन बुझ जाएगी। और प्रोड्यूस क्या करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम यहाँ बीकर में हमने पानी रखा, उसमें हमने एक कैंडल रखी है जो जल रही है। अभी जब हम उसे टेस्ट ट्यूब रखेंगे तो विद इन 2 सेकेंड या हाफ सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो ऑक्सीजन वहाँ पर ट्यूब के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, वो फायर बुझ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ प्रोड्यूस होना शुरू होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वैक्यूम बनाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ऑक्सीजन के मुकाबले थोड़ी हैवियर होती है, तो वो निकलने की कोशिश करता है, निकलने की जगह नहीं मिलती तो वैक्यूम बना लेता है। तो उसके जरिए क्या होता है, पानी जो है उस ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में आना शुरू हो जाता है। तो क्या इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि ऑक्सीजन ज़रूरी है कि फायर चले। अगर फायर नहीं जलेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर जलेगी ही नहीं। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक हीट ज़रूरी है, जो मतलब रगड़ पैदा करे कोई चीज़, जिसके जरिए हीट पैदा हो, फायर चलना शुरू हो। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और फ्यूल बहुत ज़रूरी है। बर्निंग सेफ्टी क्या है, जब हम जैसे कहीं फर्स्ट करें आग लग जाती है, तो इन तीन चीज़ों को हमें ख़त्म करना होता है। जो ये, या तो हमें कोई जो गर्म जगह है चीज़ है उसको ख़त्म करें, या तो हम फ्यूल ख़त्म करें, जैसे लकड़ी में आग लगी, लकड़ी हटा दें, या फिर हम उस एरिया में ऑक्सीजन ख़त्म कर दें। इन तीनों चीज़ों को जब हम ख़त्म, तीनों से कोई भी चीज़ हम ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फायर जो है बुझ जाएगी। अब देखें, जैसे हर चीज़ को डिस्कवर किया जाता है, जैसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि ग्रेविटी है, इसी तरह से हमारे जो एयर है इस पर भी वर्किंग हो रही थी कि ये भाई एयर है क्या, एयर में होता क्या क्या है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अपनी अपनी जो है थ्योरीज पेश कर रहे थे, लेकिन जो है कुछ थ्योरीज जो है वो नहीं हो पाई थी सही। लेकिन लवाइजर एक साइंटिस्ट आया जिसने एक अपैरेटस यूज़ किया, कौन सा, बेल जार। बेल जार देखे ना, जो जार है ये बेल की तरह का है, तो इस अपैरेटस का नाम ही इसके ऊपर रखा गया। उसने क्या किया, उसे मरकरी एक जो है कंपाउंड है जो
एक ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, और उसको हम ऐसा कहते हैं कि वो लिक्विड तो होता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड वाली नहीं होती। क्योंकि अगर फर्ज करें कभी आपने मरकरी देखा हो तो मरकरी को अगर हाथ पे लेंगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा, हालांकि है तो वो लिक्विड, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। इसकी खास किस्म का एक एलिमेंट है, कंपाउंड है ये। तो उसने किया कि उसने मरकरी को हीट करना स्टार्ट किया। अब जब उसने हीट प्रोवाइड की तो मरकरी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो यूज़ हो रही थी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को गर्माहट देते हैं या फायर बर्न करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी तो क्या हुआ, फिर वो उसमें वो ऑक्सीजन जो है साइड से सक करने की कोशिश करने लगा। तो देख रहे हैं बाहर जो ये बेल जार है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर पानी भरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि फिर ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही थी तो वहाँ पर वैक्यूम बनता जा रहा था। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ख़त्म होती जाएगी वैक्यूम ज़्यादा बनता जाएगा। जैसे देखे ना, आपने फायर जलाई, उसमें क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन वो इस्तेमाल कर रहा था, अब नीचे तो पानी है, फिर ऑक्सीजन जब मिलना बंद हो जाएगी तो क्या होगा, वो और ऑक्सीजन को सक करेगा और ऑक्सीजन पंप करेगा, खींचना शुरू करेगा अपनी तरफ, उसको नहीं मिलेगी और ज़्यादा वैक्यूम बनाएगा वो। तो क्या होगा, उस वैक्यूम से पानी जो है ऑटोमेटिकली बेल जार में आना शुरू हो जाएगा। तो लेवाइजन ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हुए ये प्रूफ साबित करके दिखाया कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है एक एक्टिव गैस है, और इनएक्टिव गैस एक और है, वो उसको हम कहते हैं आजकल नाइट्रोजन। तो ये हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। अब इससे फर्दर आगे जो हम काम करेंगे वो आपने कॉपी में करके दिखाएंगे और सबमिट कराएंगे, जो आपको डेट दी जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन दी क्लास वर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर्स अभी आप देखेंगे वो आप करेंगे क्लास वर्क कॉपी में। सबसे पहले कॉपी में जो हमने लास्ट चैप्टर किया उसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे, देन फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डिफरेंशिएट करना है फिजिकल केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच मॉलिक्यूल्स डू नॉट चेंज, e.g. when ice melts the state of water from a solid change to a liquid, H2O molecules are same, the physical change, this is physical change, while a chemical change is entirely different. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे हमारे पास आइस है, आइस को हमने वाटर में तब्दील किया हीट प्रोवाइड करके, अब हम उसको वापस सॉलिड में फॉर्म में भी ला सकते हैं। हालांकि जब हमने तब्दील किया तो H2O जो है एक मॉलिक्यूल था वो चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि फिजिकल चेंज में कोई वो मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूलर चेंज जो है, जो मॉलिक्यूल्स चेंज कर दे उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। नंबर 2, व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? In endothermic reactions, they need heat energy to get them started, whereas reaction which give out heat is called exothermic reactions. नंबर 3 है हमारा जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो हीट एनर्जी से स्टार्ट होते हैं जब वो कोई रिएक्शन स्टार्ट करने वाले होते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो जो हीट हमें प्रोवाइड कर होते हैं, गिविंग आउट कर रहे होते हैं हीट को। नंबर 3 है व्हाट इज डिकम्पोजिशन? Decomposition is the breaking up of single compound into two or more simpler products. Thermal decomposition use heat to break down a compound. Decomposition क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में तब्दील करना या फिर उसको ब्रेक करने को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? वो डिकम्पोजिशन जिसमें हमें हीट की भी रिक्वायरमेंट हो। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दी जा रही है डिकम्पोजिशन की, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया है, कैल्शियम में और कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। द फ्यूल बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, द रिएक्शन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। कंबशन क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक और एयर की मौजूदगी में वो हो, एक बर्निंग हो जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करे, तो वो क्या कहलाते हैं? कंबशन।
इसमें क्या होता है, फ्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये जो हमें रिएक्शन है हमें क्या प्रोवाइड करता है, हीट और लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज एयर अ मिक्सचर ऑफ गैसेज? एयर क्या एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। 78% उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, 21% उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है और कुछ ट्रेसेस जो होते हैं वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस और इस तरह के वेरियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो इससे इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि हमें एयर में बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हम डिफरेंस के लिए पहले कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फिजिकल चेंज में लिखेंगे नो न्यू सब्सटेंस आर मेड, कोई नया सब्सटेंस मेड नहीं होता। एनर्जी इज नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन, कोई एनर्जी जो है आती नहीं है और जाती नहीं है रिएक्शंस के दरमियान। इट कैन बी रिवर्स्ड, इस रिएक्शंस के चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज में लिखेंगे वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस को फॉर्म हो जाते हैं। एनर्जी इज ऑलवेज गिविंग आउट और टेकन, इसमें हमेशा एनर्जी या तो जाएगी या तो आएगी रिएक्शन में। इट इज़ यूजली वेरी डिफिकल्ट टू रिजर्व, ये बहुत मुश्किल होता है कि इसमें कोई चीज़ रिवर्स में आ जाए हमारे पास। देन क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे लवाज़र एक्सपेरिमेंट की, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बुक में समझा है कि लवाज़र एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, तो फिर लेबलिंग करेंगे उसकी। देन उसके बाद आते हैं फिनी ब्लैंक्स। फिनी ब्लैंक्स पे रीड करते हैं। नंबर 1 है, केमिकल चेंज हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में ही हैपन होती हैं। Number 2, the chemicals involved at the beginning of a chemical reaction are called reactants. केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्ट मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होगी उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो राइट हैंड साइड पे जो हमें बन के मिल रहा हासिल हो रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। नंबर 3, द केमिकल्स दैट आर मेड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस में जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है बन के, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जैसे हमने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या इस्तेमाल होती है, हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है, जो कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। सनलाइट हमें प्लांट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है। Number 5, when one chemical reaction causes a sequence of reaction to occur, it is called a chain reaction. जब एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसी के पीछे सीक्वेंस में और रिएक्शंस पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। देन नेक्स्ट वर्क है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज था उसमें यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स है, तो नंबर डी पे हम टिक करेंगे। In the following chemical reaction, which are the reactants? आयरन सल्फर, मैं क्या बताया था, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिससे प्रोडक्ट कोई बनना स्टार्ट हो, कोई रिएक्शन स्टार्ट हो, और वो कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, आयरन प्लस सल्फर, तो हम बी पे टिक करेंगे, आयरन एंड सल्फर। हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर इन कैल्शियम कार्बोनेट। कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स में, क्योंकि देखिए कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट्स का CO3, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम तो एक अलग है, उसके अलावा CO3 में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम 3 नंबर बी 3 पे टिक करेंगे। 4 है हमारे पास, आइस मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट में पढ़ा भी है क्योंकि फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है, और परमानेंट चेंज भी नहीं होता क्योंकि वापस हम इसको आइस में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 5 है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हमने फ्यूल्स के जब टॉपिक आया था तो हमने पढ़ा था कि जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से। लास्ट जो वर्ग है हमारा वो है ट्रू फॉल्स। नंबर 1 है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू इट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू लिखेंगे। नंबर 2 है, टू बर्न अ फायर नीड्स ओनली अ फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल की जरूरत होती है। ट्रू स्टेटमेंट को हम ट्रू लिखेंगे।
नंबर 3 है डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इन 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक कोई सिंगल कंपाउंड को एक, दो या दो से ज़्यादा कम सिंपलर प्रोडक्ट्स में तब्दील करने को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उसको हम ट्रू ही लिखेंगे। नंबर 4 है ग्लूकोज इज अ फ्यूल यूज बाय द ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। नहीं, स्टूडेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक शुगर है, शुगर एक फ्यूल नहीं है। फ्यूल जो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट फॉल्स है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपने काम ध्यान से देख के करना है और जो आपको डेट दी जाएगी उस दिन आपने सबमिट कराना है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।